योगी के एक और एक्शन की खबर आपको बताते हैं। आजम की बात हो गई, अब अतीक के बेटे से ओवैसी का नेता मिलने पहुंचे थे उस दिन। दूसरी तरफ तस्वीर आई थी कि अतीक के बेटे उमर को जब जेल से ले जाया जा रहा था तो उनके काफिले में लगभग 2 दर्जन गाड़ियां थी जो ट्रैफिक नियम तोड़ रही थी। उसकी एक तस्वीर देखिए। पुलिस की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां जा रही हैं ये सब उमर के करीबी समर्थक सहयोगी उनकी गाड़ियां हैं और कोई भी न टोल बूथ पर रुकी, न किसी ने टोल बूथ पर पैसे दिए, न पेमेंट किया और उसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए ये आगे बढ़े। इन गाड़ियों पर, गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन हुआ। अब देखिए, जो गाड़ियां इस तरह से चल रही थी नियम तोड़ते हुए, उनकी जब्ती हुई है। उमर के काफिले की ये गाड़ियां हैं जिन्हें पुलिस ने सीज किया है, थाने में लाकर खड़ा किया है। ये अलग अलग गाड़ियां आप देख रहे हैं। ये महिंद्रा की गाड़ी है, थार इसमें शामिल है। अब आपको बताऊं किन किन गाड़ियों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त की हैं। 2 गाड़ियां प्रतापगढ़ पुलिस ने और 2 प्रयागराज पुलिस ने जब्त की हैं। आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश हुई। दरअसल 8 अगस्त को उमर को अबान के जनाजे में शामिल होना था। उसे पुलिस कस्टडी में लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस गाड़ियों के पीछे समर्थकों की कई गाड़ियां चल रही थी। उन गाड़ियों में सवार उमर के समर्थकों ने टोल पर बवाल काटा। गाड़ियों में मौजूद लोगों ने टोल को लेकर कर्मचारियों से गाली गलौज की, यह दावा है। कुछ गाड़ियों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और बिना टोल फीस दिए आगे बढ़ गए। टोल कर्मचारियों ने गाड़ियों से कुचलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। टोल मैनेजर की शिकायत पर केस हुआ और गाड़ियों की तलाश शुरू हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को उठाया है और पहली स्कॉर्पियो गाड़ी लखनऊ प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन में मिली है। दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी प्रयागराज के फाफामऊ इलाके से बरामद हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों की चेचिस का ई चालान ऐप से सत्यापन किया। डिटेल सही मिली तो दोनों गाड़ियों को थाने में खड़ा कर दिया गया है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने एक थार और एक स्विफ्ट भी पकड़ी है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सुनिए जरा प्रयागराज पुलिस क्या कुछ कह रही है। सीओ आशुतोष पांडे। उमर अहमद लखनऊ से प्रयागराज की ओर जाते समय उसके पीछे चल रहे वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकरण में थाना हाथीगवां पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज 2 वाहनों को थाना हाथीगवां पुलिस द्वारा सीज किया गया है एवं अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र सबकी गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो आपके लिए जरूरी है। जाति जनगणना के सवाल आउट हो गए, यानी जाति जनगणना होगी तो आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे उसकी पूरी लिस्ट आ गई है। 40 सवालों की लिस्ट है। आपको बताऊं कौन कौन से सवाल आपसे किए जाएंगे। देखिए जरा, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस दौरान, उसमें से जो लिस्ट सामने आई है 40 सवालों की, ये सवाल पूछे जाने हैं और 2027 के लिए ये सवाल है और इसमें लोगों से SC ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब जाति की जानकारी दर्ज होगी। 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। कोविड वैक्सीन को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। मोबाइल, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल भी होंगे। जैसे पहला सवाल होगा व्यक्ति का नाम, दूसरा परिवार के मुखिया से संबंध, तीसरा लिंग और चौथा जन्म की तारीख और उम्र। 5वां होगा वैवाहिक स्थिति। 6ठा सवाल होगा शादी के समय उम्र क्या थी। 7वां सवाल जीवन साथी का नाम और 8वां धर्म। 9वां राष्ट्रीयता होगा। 10वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 11वां सवाल होगा पिता का विवरण। 12वें नंबर पर सवाल है माता का विवरण। 13 विकलांगता और 14वां सवाल है मातृभाषा और अन्य ज्ञात भाषाएं। 15वां सवाल जाति जनगणना में पूछा जाएगा साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति।
16वां सवाल, शिक्षण संस्थान में उपस्थिति की स्थिति, प्राप्त उच्चतम शिक्षा का स्तर और स्ट्रीम विषय, पिछले वर्ष के दौरान कभी काम किया है, आर्थिक गतिविधि, पेशा, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार, कामगार का वर्ग, गैर आर्थिक गतिविधि। 24वां सवाल जो होगा, काम की तलाश या काम के लिए उपलब्ध। 25वां सवाल, काम की जगह तक आना जाना कैसे होता है, जन्म स्थान क्या है, पिछली बार रहने की जगह क्या थी, माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह बसने का कारण क्या है, पिछली बार माइग्रेशन के बाद से इस गांव या इस शहर में रहने की अवधि कितनी है, स्थायी आवासीय पता, और अभी जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, पिछले एक साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, कोविड-19 टीकाकरण की जगह यानी कहां वैक्सीनेशन कराया था, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध हो, आधार नंबर अगर हो, वोटर आईडी नंबर अगर मौजूद हो, पासपोर्ट नंबर अगर भारतीय पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। ये सारे सवालों की लिस्ट है, लेकिन इन सवालों की लिस्ट पर बवाल शुरू हुआ, सियासत शुरू हुई और पूछा गया कि आखिर जाति वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है। यह भी सवाल हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी जी आप अब कभी कुर्ते पर भी कभी कोट पर जनेऊ पहनते हैं, आपके दादा फिरोज, दादी इंदिरा, अब तक आपको जाति बताना पड़ेगा, इसलिए आपको डर है कि कहीं आपके कई और राज खुलने वाले हैं, और अगर राज खुला तो हो सकता है आप देश छोड़कर भी भाग जाएं। जयराम रमेश ने कहा, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, इसमें जातियों की पूर्व निर्धारित सूची शामिल नहीं की गई, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की मंशा पर संदेह पैदा होता है। विजय विट्टीवार नेता ने कहा, कांग्रेस नेता ने, हम ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, सरकार ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहती, बार बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन फैसले के वक्त अनदेखी होती है, ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया जाना गंभीर मामला है। सुप्रिया सुले ने कहा, जाति का ब्यौरा ही हमारी मांग थी जो पूरी हो रही है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि कोविड को लेकर सवाल क्यों है इसमें। सुनिए क्या कह रहे हैं इस पर सियासतदान। आप राहुल गांधी क्या जवाब दोगे? जात तो बताना पड़ेगा ना, अब तो जातियां बताना पड़ेगा, इसलिए कहीं डर है, आपके कई और राज खुलने वाले हैं, कहीं पहले न तुम देश से भाग जाओ, अभी तो केवल फ्रस्ट्रेशन में हो, आने वाले दिन में आप कहां रहोगे ये चाणक्य नीति देखना। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो वो मांग पूरी हो रही है और सब जगह हमें अभी तो नहीं दिख रहा है, एक ही राज्य का सुनने में और पढ़ने में आया है। महाराष्ट्र में भी अभी तक तो वो नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आएगा तो कलेक्टर से हम पूरी मांग करेंगे कि इसकी डिटेल में हमें समझा दीजिए कि कैसे हो रहा है। संविधान। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए, और स्कूल की कैंटीन में कुछ खाता है, स्कूल में पेटीज खाने से मौत, क्या यह खाना सुरक्षित है? यह तस्वीर आप देख रहे हैं प्रिंस सोनी की, जिस बच्चे की मौत हो गई। दावा है पेटीज खाने से ऐसा हुआ, बेशक जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और देखिए बच्चा भागकर पहुंचा है और बच्चे को वोमिटिंग आना शुरू हुई। उसके बाद देखिए बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो स्कूल में क्लास में लेकर आया गया। देखिए बच्चे को सोफे पर लिटाया गया है, बच्चा उस वक्त तड़प रहा था, बदहवास हो रहा था, तो वहां जो मौजूद थे शिक्षक स्टाफ, वो पंखा झल रहा था। उसके बाद देखिए परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सवाल पूछ रहा है कि बच्चे ने ऐसा क्या खाया, कैंटीन में ऐसी कैसी पेटीज थी जिससे बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, स्कूल से सवाल शुरू करे, स्कूल प्रबंधन से सवाल करने शुरू किए। देखिए स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ, छात्र ही प्रदर्शन कर रहे थे। एक और बड़ी खबर है, मेलोनी पर हंसे और फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी
का एक वीडियो कल सामने आया। एक प्रोग्राम में थे राहुल गांधी, जहां बोलते बोलते वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाने लगे और फिर बात मेलोनी तक चली गई। से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. से इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी एक्शन में थे और संदीप दीक्षित राहुल के एक्शन पर गदगद थे। राहुल भी भूल गए और संदीप दीक्षित भी कि वो सार्वजनिक मंच पर हैं। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. संदीप दीक्षित के आउट ऑफ पॉलिटिक्स बयान ने राहुल गांधी की हंसी, उनके हाव भाव, उनके भाव भंगिमाएं और उनके अंदाज के साथ जब कॉकटेल बनाया तो बवाल मच गया। अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले गए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बनते खड़े। मंच सियासी था, लेकिन राहुल गांधी और उनके कुनबे ने उसमें जो कूटनीति का तड़का लगाने की कोशिश की, उससे इटली भी नाराज हो गया। तब विदेश मंत्रालय को भी सामने आना पड़ा। दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है। सियासत में एक दूसरे की आलोचना तो ठीक है, लेकिन ये सोचना होगा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली आलोचना कहां तक जायज है। I have not reached there yet. अब देखिए जरा, इस पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी ने जो बर्ताव किया, बीजेपी का कहना है यह अभद्रता है। बीजेपी क्या सवाल उठा रही, देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे थे। राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की विदेश यात्राओं का जिक्र किया। राहुल ने मोदी के दूसरे नेताओं से गले मिलने का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा, पता नहीं इनके दिमाग में कहां से घुस गया है, मोदी जी को लगता है विदेश नीति का यही मतलब है। इसके बाद राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगा लिया और कुछ देर बाद संदीप दीक्षित ने राहुल को टोका। संदीप दीक्षित ने राहुल से पूछा, कहीं मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा। इस पर राहुल ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, राहुल की विदेश नीति का मजाक उड़ाने पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का विषय क्या होगा। उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। विदेश नीति पर राहुल की मिमिक्री पर राजनाथ ने घेरा। राहुल ने जो बयान दिया वो छोटी सोच वाली है और निंदनीय है। मैंने विपक्ष के किसी भी नेता का ऐसा अभद्र, अकल्पनीय व्यवहार नहीं देखा है। राहुल ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। गांधी उपनाम वाला कोई व्यक्ति इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल पर हमला बोला। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल, आखिर आप कब बड़े होंगे? भारत चलाने के लिए परिपक्व नेतृत्व चाहिए, न कि बचकानी नौटंकी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सारी हदें पार हो गई। कांग्रेस के वंशवादी नेतृत्व ने शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक महिला राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई
फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. वो नौटंकी के एक पात्र थे, नाटक के एक पात्र बन गए थे। सदन के अंदर हाउस कैंपस में बंदर ले जाना। राहुल गांधी, तुम्हारा ननिहाल भी इटली है, कोई नानी दादी चाची मामी कोई लगेगी? इतना संस्कार तो रखते। संस्कारहीन व्यक्ति जब किसी पद पे जाता है तो यही नीचे स्तर पर उतरता। जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए। जो संदीप जी का बयान था वो गले नहीं उतरता है, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं। सवाल सिर्फ है किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है। एनी वुमेन जो आपके वक्तव्य का उपहास का पात्र बने, ये उचित नहीं है। और हम बीजेपी से सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भाषा की लड़ाई और भाषा की गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी को कहा था, ओए दीदी, वो अच्छा था। आप सर्वोच्च नेतृत्व के कांग्रेस को क्या क्या शब्द बताए, मैंने अपनी आंखों से सुना और देखा है। मेरे पीछे रेणुका चौधरी बैठी हुई थी, उनको सुपर्णखा कहा है। अब देखिए, राहुल गांधी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे लेकिन सेल्फ गोल कर बैठे। दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि पीएम मोदी और मेलोनी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं।